हो गया सब चीज ठीक है ना। चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना अब है। देख लीजिए अब आजू बाजू सब चीज देख लीजिए। चलिए आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए हम आपको राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को बता रहे थे। राष्ट्रपति के कार्य अधिकार और शक्ति, उसमें जो है हम आपको राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार को बता रहे थे। राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार को हम आपको बता रहे थे। और विधायिका का क्या मतलब होता है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम विधायिका की बात करें, विधि के निर्माण करने वाली संस्था को हम लोग विधायिका कहते हैं। और भारत में जो विधि का निर्माण करने वाली संस्था है वह आपको संसद है। और संसद का सीधा सा मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा को लेकर जो अधिकार प्राप्त होता है उसी को राष्ट्रपति का विधायिका संबंधी अधिकार हम लोग कहते हैं। अब देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसी को राष्ट्रपति का विधायिका संबंधी अधिकार हम लोग कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके आते हैं, चीजों को देखते हैं, समझ गए। तो जो है आपको कुछ चीज यहां पर हमने आपको विधायिका संबंधी अधिकार में बता भी रखा है। तो इसमें से विधायिका संबंधी अधिकार में एक चीज हमने बताया है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के सलाह पर भंग करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करता है। तो ये सब राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार है। यहां तक आप लोग ठीक ठाक स्थिति में है? यहां तक ठीक ठाक स्थिति में है ना? अब जो है ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, आपको आवाज उवाज अब सब चीज आ रहा है, सुनाई उनाई दे रहा है, दिखाई उखाई दे रहा है? अब ठीक ठाक है? ठीक है, चलिए तो अब आइएगा, अब आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के राष्ट्रपति को और कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के राष्ट्रपति को जो कुछ अन्य अधिकार प्राप्त हैं उन अन्य अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया बताएं आपके बैच में? विधि निर्माण की प्रक्रिया नहीं बताएं और राष्ट्रपति ही पढ़ा रहे? नहीं, वो तो संसद में बताना होता है। चलिए ठीक है, तो अब देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपको अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, समझ गए।
अनुच्छेद 108 की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। अनुच्छेद 108 के बाद अनुच्छेद 123 की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अनुच्छेद 123 की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, फिर अन्य अनुच्छेदों की भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद 108 की हम बात करें तो अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। क्या है? आपको संयुक्त अधिवेशन, यानी अंग्रेजी में ज्वाइंट सेशन। अंग्रेजी में क्या होता है? आपको ज्वाइंट सेशन। देखिए, ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है? जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद हो जाता है तो इस स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता राष्ट्रपति है। अब संयुक्त अधिवेशन के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोगों को संसद नामक चैप्टर में पढ़ना होता है। संसद नामक चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये बताएंगे कि संयुक्त अधिवेशन विशेष तौर पर साधारण विधेयक को लेकर बुलाया जाता है, और आज तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है उसमें जो नियम प्रक्रिया अपनाई जाती है, लोकसभा के अनुकूल नियम प्रक्रिया अपनाई जाती है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो इन तमाम बातों की चर्चा जो है हम आपको संसद नामक चैप्टर में करेंगे। ये सब बात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति को देख रहे हैं तो राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति में भी इस बात को एक लाइन आपको याद रखना है कि जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद होता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। देखिए, आप यहां पर चीजों को समझिएगा। जब विधेयक को लेकर ये दोनों सदनों के बीच विवाद होता है तब बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोकसभा और राज्यसभा भी इन्वॉल्व है, यानी विधायिका इन्वॉल्व है। इसको राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार में रखा जाता है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, जहां तक आप लिखे हैं उससे नीचे नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा चौथा नंबर में, 3 को लिखा दिए थे, चौथा में लिखिएगा। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है, विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं।
चलिए ये चीज हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 123 के संदर्भ में। अनुच्छेद 123 के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसी की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया जाता है उसी की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। अब कहिएगा कि ये अध्यादेश क्या होता है? तो अगर हम अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है, विधि होता है। और अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। क्या? अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। क्या राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाता है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें अध्यादेश जारी किया जाता है? देखिए, जब किसी कानून की आवश्यकता हो, जब किसी कानून की आवश्यकता हो और संसद के सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा हो, इसी को हम लोग कहते हैं किताबी भाषा में संसद का सदन सत्र में ना हो। और संसद का जो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा है, क्या लोकसभा और राज्यसभा सालों भर यानी 12 के 12 माह चलता है? नहीं, संसद के सदन 12 के 12 माह नहीं चलते हैं, बल्कि कुछ समय चलता है फिर स्थगित रहता है, फिर कुछ समय चलता है फिर स्थगित रहता है। तो संसद का जो सदन होता है यानी लोकसभा और राज्यसभा होता है वह 12 के 12 माह नहीं चलते हैं, वो 12 के 12 माह नहीं चलते हैं। तो जब संसद का सदन ना चल रहा हो यानी लोकसभा और राज्यसभा ना चल रहा हो और उस समय कानून की आवश्यकता हो, इस स्थिति में अगर कानून की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में अस्थायी कानून का निर्माण जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी अस्थायी कानून को अध्यादेश कहा जाता है। एक तो ये स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति यह है कि अगर मान लिया जाए एक सदन सत्र में है मतलब राज्यसभा चल रहा है और दूसरा सदन लोकसभा सत्र में नहीं है मतलब लोकसभा नहीं चल रहा है। अगर एक सदन चल रहा है और दूसरा सदन नहीं चल रहा है, इस स्थिति में भी अगर किसी कानून की आवश्यकता होती है तो इस स्थिति में भी अस्थायी कानून का निर्माण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी को हम लोग अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह तब जारी करता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन सत्र में ना हो। तो इन स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आपसे यह प्रश्न कई दफा कई परीक्षा पूछा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। इसका जवाब अनुच्छेद 123। अब यहां पर आज के डेट में एक प्रश्न पूछा जाने लगा है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह राष्ट्रपति का विधायिका संबंधी अधिकार है, अर्थात विधायी अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधायी अधिकार है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। लिखिएगा, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो
या दोनों में से कोई एक सदन, या दोनों में से कोई एक सदन, दोनों में से कोई एक सदन, दोनों में से कोई एक सदन सत्र में हो और दूसरा सदन सत्र में नहीं हो, और दूसरा सदन सत्र में नहीं हो, और दूसरा सदन सत्र में ना हो, ना हो, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो अस्थायी कानून, राष्ट्रपति के द्वारा जो अस्थायी कानून, अस्थायी कानून बनाया जाता है, उसे ही अध्यादेश कहा जाता है, उसे ही अध्यादेश कहा जाता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। फुल स्टॉप। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अधिक से अधिक, टूल लेके बैठिए ना जी, खड़ा का है, टूल लेके बैठिए उधर। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिक से अधिक 6 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह तक, 6 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह तक, 6 माह तक लागू रहता है। लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू होता है, लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू होता है, लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू हो जाता है, तब यह अधिकतम 6 सप्ताह तक, तब यह अधिकतम 6 सप्ताह तक, तब यह अधिकतम 6 सप्ताह तक, अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रहता है। नोट देकर के लिखिएगा।
राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधायी संबंधी अधिकार विधायी संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये सभी के सभी जो है राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी अधिकार है। अब हम लोग राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी अधिकार को समझते हैं। तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा क्षमादान का अधिकार, आगे हेडिंग मारिएगा क्षमादान का अधिकार। क्षमादान का अधिकार, क्षमादान का अधिकार। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आइएगा, आप चीजों को समझिएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान का जो अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है। 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है। जो 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है उसमें पहला क्षमा है, दूसरा लघुकरण है, फिर तीसरा की हम बात करें तो तीसरा आपको परिहार है, चौथा आपको विराम है, और पांचवा आपको प्रविलंबन है। पांचवा आपको क्या है? प्रविलंबन। ये 5 आधार है जिस पर राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। तो क्षमा का क्या अर्थ होता है? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन का क्या अर्थ होता है? इसके अर्थ को हमें समझना है। इसके अर्थ को समझने से पहले आप एक बात और जानिए। भारत के भीतर संवैधानिक तौर पर 2 लोगों को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, एक राष्ट्रपति को और दूसरा राज्यपाल को। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है, इसमें एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको मृत्यु दंड तक को क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन वहीं राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्या बोले हैं? एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। मान लिया जाए
कि हमने कोई अपराध किया, हमने कोई अपराध किया और हमें न्यायालय ने फांसी की सजा दी, तो हमारी फांसी की सजा को समाप्त सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। फांसी की सजा मतलब मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है। हमारी फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, अर्थात मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है। तो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे होता है? राष्ट्रपति। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। अब देखिएगा, अब हम लोग आते हैं क्षमा समझते हैं। क्षमा देखिए, जो भारत है, भारत के भीतर जो प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था है, भारतीय प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था में कभी कभी क्या होता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है, इसके बाद जांच होता है, छानबीन होता है, और जांच और छानबीन में अगर यह पाया गया यह व्यक्ति तो निर्दोष है, इसने तो कभी किसी घटना को अंजाम दिया ही नहीं है और बेवजह इन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के उस व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर देता है, पूर्णतः माफ कर देता है। इसी को क्षमा कहा जाता है, इसी को क्षमा कहा जाता है। अर्थात मान लिया जाए कि हम हैं, हमको जेल में बंद कर दिया गया, पुलिस को शक हुआ, प्रशासन को शक हुआ कि हमने कोई गलत काम किया है और प्रशासन ने हमें बेवजह, हम निर्दोष हैं, हमें बेवजह जेल में बंद कर दिया। अब हम जेल में बंद हैं तो इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या ये सच में दोषी है या निर्दोष है। अगर इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि हम निर्दोष हैं, हमें बेवजह जेल में बंद किया गया है, तो हमें राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के पूर्णतः माफ कर देगा। इसी को सजा, इसी को क्षमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षमा। आशा करते हैं समझे होंगे। क्षमा में है क्या? पूर्णतः राष्ट्रपति के द्वारा बिना किसी शर्त के सजा को माफ कर देना क्षमा कहलाता है। यह पूछता भी नहीं है आपका कंपटीशन क्या हो रहा है। मोबाइल चला रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, खड़ा होइए। ठीक, मोबाइल रहता तो नीचे गिरता ना, मोबाइल ना। चलिए, मुख्य तौर पर जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है लघुकरण और परिहार से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विराम और प्रविलंबन से नहीं आ सकता है। लेकिन आज तक जो हमने प्रश्न देखा है वह मुख्य तौर पर लघुकरण और परिहार से आता है। तो अब इन चारों को हम लोग समझते हैं। लघुकरण, जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति के सजा के प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, सजा के प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, सजा के प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो इसी को हम लोग लघुकरण कहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का सजा दिया गया है, उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया, या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो उसे 10 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। और आजीवन कारावास को 10 वर्ष की सजा में तब्दील किया जा रहा है, तो सजा के प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है। यानी जब राष्ट्रपति
किसी दोषी व्यक्ति के सजा के प्रकृति में परिवर्तन करता है तो यही लघुकरण कहलाता है। इसके बाद आगे है परिहार। जब किसी व्यक्ति के सजा की मात्रा में कमी की जाती है, जब किसी व्यक्ति के सजा की मात्रा में कमी की जाती है तो उसी को हम लोग परिहार कहते हैं। जैसे किसी को 10 वर्ष की सजा है तो उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, किसी को 2 वर्ष की सजा है उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। अगर ऐसा राष्ट्रपति करते हैं तो माना जाता है कि परिहार हुआ है। जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं जी। हे भगवान, 10 वर्ष के बजाय 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष आता तो वो हम लिख दिया, वो लिखा गया है, समझे। तो ये चीज है। तो ये दोनों बात समझे, हाँ या ना। देखिए यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन लघुकरण, लघु का मतलब छोटा करना होता है। तो यहां पर विद्यार्थी को लघुकरण यानी सजा की मात्रा में कम होना, लेकिन आपको यह सोचना है कि लघुकरण का मतलब सजा की मात्रा में परिवर्तन कर, सजा की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है बल्कि सजा के प्रकृति में परिवर्तन, सजा के प्रकृति में परिवर्तन। तो इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा। अभी हम आपको समझा बुझा दे रहे हैं, बाद में जाकर के वही गलती कीजिएगा जो विद्यार्थी करता है, तो गलती नहीं ना कीजिएगा, हाँ नहीं करना है। और बिहार दरोगा ये दोनों पूछ दिया है, दोनों के विषय में। एक बार लघुकरण पूछा था, एक बार परिहार पूछा था, दोनों पूछ दिया है। अब हमको नहीं लगता है पूछा जाना चाहिए। अब देखिएगा आगे है आपको विराम। तो विराम क्या है, देखिए विराम, विराम मतलब आराम करना, रेस्ट करना, मतलब हम विराम कर रहे हैं यानी रेस्ट की स्थिति में हम आ गए हैं। देखिए जब कुछ विशेष परिस्थिति में दोषी व्यक्ति के सजा के ऊपर रोक लगा दिया जाता है तो उसे ही विराम कहा जाता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि कोई विकलांग है, कोई विकलांग है, वह दोषी पाया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। अब इतना विकलांग है कि वो जेल में खुद से कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो उनकी सजा पर रोक लगा दिया जाता है। अब कोई महिला है, वो गर्भवती है और कोई ऐसा घटना को अंजाम दी कि वो दोषी पाई गई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला भी लगभग अंतिम समय में खुद से कोई काम नहीं कर पाती है और अंतिम समय में उनका देखभाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और जेल में कोई देखभाल करने वाला होता नहीं है। तो इस स्थिति में उस गर्भवती महिला के सजा के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। अगला, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, काफी 80 वर्ष 90 वर्ष का पूरा बूढ़ा है, तो वो भी अपना काम खुद नहीं कर पाता है। कोई बीमार व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर बीमारी हो गया है जेल में ही, तो इन स्थितियों में उनके सजा के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। इसी को विराम कहा जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में विकलांग, बूढ़ा, बीमार, गर्भवती महिलाओं के सजा के ऊपर जो रोक लगा दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विराम। क्या कहते हैं, विराम। इसके बाद आगे है आपको प्रविलंबन। तो प्रविलंबन क्या है इसको आप समझिएगा। प्रविलंबन का सीधा सा अर्थ होता है सजा को कुछ समय के लिए टालना, सजा को कुछ समय के लिए टालना, कुछ समय के लिए टालना। स्पेशली जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो इस स्थिति में उनके सजा को टाला जाता है, टाला जाता है। मान लिया जाए 21 अगस्त डेट है,
तो 21 अगस्त से बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दिया, फिर 21 दिसंबर से बढ़ाकर 5 जनवरी कर दिया, फिर 5 जनवरी से बढ़ाकर जो है आपको 10 अप्रैल कर दिया। और मृत्युदंड की सजा या फांसी की सजा पाए व्यक्ति के सजा को टाला जा सकता है, यह उनके मौलिक अधिकार में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। जब आप अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे ना, तो अनुच्छेद 21 जो है किसी दोषी व्यक्ति को अधिक से अधिक समय तक जीवित रहने का अधिकार देता है, उसी के तहत जो है उसके सजा को टाला जाता है। जैसे निर्भया केस में जो है आपको आप देखे होंगे कि सजा को कई दफा टाला गया, समझे, कई डेट एक्सटेंड हुए, समझे। तो निर्भया केस में जो अपराधी के सजा को कई दफा टाला जा रहा था, उसी को तो प्रविलंबन कहा जाता है। सजा को कुछ समय के लिए टालना ही प्रविलंबन कहलाता है। स्पेशली फांसी की सजा के केस में इसका प्रयोग जो है आपको किया जाता है, समझ गए। और हाल फिलहाल में एक घटना हुआ है, एक कन्हैया लाल नामक दर्जी को 2 मुस्लिम जो है उनकी हत्या कर दिया है, समझे। और हत्या करने का कारण यही था कि नुपुर शर्मा विवाद आप लोग सुने होंगे। नुपुर शर्मा जो है भाजपा की एक प्रवक्ता थी, और नुपुर शर्मा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर के गलत टिप्पणी की, और उस टिप्पणी का समर्थन कन्हैया लाल किया था, उस टिप्पणी का समर्थन कन्हैया लाल किया था, और इसी वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है, समझे। पोस्ट किया था नुपुर शर्मा के समर्थन में जो है कन्हैया लाल एक पोस्ट किया था, और ऐसा कहा जाता है कि यानी केस उस थाना उना में केस उस हुआ था, समझे। प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है कन्हैया लाल की हत्या हुई है। कुल मिलाकर के जहां तक हमको जानकारी प्राप्त है, प्रशासनिक शिथिलता के कारण, अगर प्रशासन एक्टिव रहता तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और हमको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल के साथ घटना घटित हुआ है, हमको लगता है कहीं ना कहीं दोनों अपराधी को जो है फांसी की सजा ना मिल जाए, हमको ऐसा लग रहा है, समझे। हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों को फांसी का सजा दे दिया जाएगा, समझे। और उसमें से एगो ऐसा है मोहम्मद गौस, एगो का नाम है मोहम्मद गौस, एगो का नाम है रियाज, हाँ रियाज। उसमें से मोहम्मद गौस का कनेक्शन जो है पाकिस्तान से भी है, वो कराची में कुछ समय तक रहा है, और एक संगठन है, आतंकवादी संगठन ही है, उससे वो जुड़ा हुआ है, समझे। तो हमको ऐसा लग रहा है कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। समझ में आया कुछ? एक बार बता दीजिए तो। पूर्णतः सजा को माफ कर देना क्या कहलाता है? सजा की प्रकृति में परिवर्तन, सजा की मात्रा में परिवर्तन करना, कुछ विशेष स्थिति में सजा के ऊपर रोक लगा दे, सजा को टालना, टालना। बात क्लियर है? चलिए ऑनलाइन वाले लोग बोलिए, आप लोग ठीक ठाक हैं? चलिए, क्या हुआ? आवाजें नहीं सुनाई दे रहा तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ठीक है, आगे आ जाइए ना, आगे आइए, बैठाते हैं हम आपको। वॉल्यूम में दिक्कत है तो लिखिए। जानते हैं वहां पे हमको लगता है वो गेट लगाना जरूर, कल से नीचे चलेगा। ओ अच्छा ठीक है, वो टेस्ट वाला जो है ना कल से हो सकता है नीचे चलेगा, नीचे में भी क्लास लिए हैं, ठीक है, कल से नीचे चलेगा वो बोला, ठीक है। वो आज ही खराब हुआ है, आज ही खराब हुआ है,
उसको थोड़ा ठीक करवा दीजिएगा। अब तुरंत थोड़े है, क्या है बताइए, तुरंत थोड़े ठीक हो जाएगा, रुकिए न, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए भाई महाराज। लिखिए लिखिए। क्षमादान का अधिकार डैश देकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 प्रकार से, राष्ट्रपति को 5 प्रकार से क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है। प्रदान करता है। 1 नंबर में क्षमा, डैश देकर। इसके तहत बिना किसी शर्त के, इसके तहत बिना किसी शर्त के बिना किसी शर्त के राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर देता है। राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर देता है। राष्ट्रपति पूर्णतः माफ कर देता है। आगे 2 नंबर में लघुकरण, लघुकरण। इसके तहत सजा के प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। इसके तहत सजा के प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना, 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 जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। आगे परिहार, 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 परिहार लिखिएगा। इसके तहत सजा की मात्रा में कमी की जाती है। इसके तहत सजा की मात्रा में कमी की जाती है। इसके तहत सजा की मात्रा में कमी की जाती है। इसके तहत सजा की मात्रा में कमी की जाती है। जैसे 10 वर्ष की सजा को कम करके 6 वर्ष, जैसे 10 वर्ष की सजा को कम करके 6 वर्ष कर दिया जाना, जैसे 10 वर्ष की सजा को कम करके 6 वर्ष कर दिया जाना। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
चिंता मत कीजिए। होमवर्क आप लोग के बैच में शुरू किए हैं? नहीं शुरू किए। आज से होमवर्क शुरू करेंगे, अब फटियाएंगे सब, हु हा ही निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पढ़ते हैं झूठिया सही है? पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन हुआ? कौन पार्ट में है? पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है। क्या बनना है जीवन में? क्या क्या करना है? कि ऐसे ये सरकारी नौकरी करना है? क्या करना है? बोलिए नो, क्या बोल रहे हैं? आप लोग कहाँ है? टीचर बनना है। टीचर प्राइवेट या सरकारी? सरकारी टीचर हो कि प्राइवेट टीचर? बकलोल भी कुछ हो नहीं करेगी, कुछ हो नहीं बोल रही है। देखिए, इसको पूछ करके ये संदेश आपको देना चाह रहे थे कि जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग पढ़ रहे हैं, कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को क्लियर कीजिए। ठीक है, इसी वजह से इसको पूछे थे, और कोई खास वजह नहीं था। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमको ये करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम दावे के साथ कह सकते हैं 99% लोगों का लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। उनके दिमाग में सिर्फ यही होगा सरकारी नौकरी करना है, कहीं लग जाए सब्जी, यही ना दिमाग में। तो ये गलत है, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आप तय कर लीजिए कि हमको डीएसपी बनना है, हमको एसपी बनना है, हमको दरोगा बनना है, हमको बीडीओ बनना है, हमको राजस्व कर्मचारी बनना है, हमको पटरी पे गिट्टी उठाना है, हमको ट्रेन चलाना है, हमको पढ़ाना है। तय कर लीजिए, समझे? आगे लिखिएगा। परिहार हो गया, एग्जाम्पल दे दिए। आगे विराम, 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 विराम लिखिएगा। कुछ विशेष परिस्थिति, कुछ विशेष परिस्थिति कुछ विशेष परिस्थिति जैसे विकलांगता, कोमा, बुढ़ापा, विकलांगता, कोमा, बुढ़ापा, कोमा, बीमारी, बीमारी, बीमारी। क्या हुआ? कोई दिक्कत हुआ है क्या? उधर जाके देखिए तो कोई दिक्कत है। बीमारी, कोमा, गर्भवती, 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 होने की स्थिति में सजा के ऊपर, सजा के ऊपर, सजा के ऊपर रोक लगा दिया जाना, सजा के ऊपर रोक लगा दिया जाना, जाना ही विराम कहलाता है। रोक लगा दिया जाना ही विराम कहलाता है। आगे प्रविलंबन, आगे प्रविलंबन, प्रविलंबन डैश देकर कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए सजा को टालना, कुछ समय के लिए सजा को टालना,
प्रविलंबन कहलाता है। जैसे फांसी की सजा की तिथि को आगे बढ़ाना, जैसे फांसी की सजा की तिथि को आगे बढ़ाना, चलिए इसके बाद अब आगे आप हेडिंग मारिएगा वीटो संबंधी अधिकार। आगे आप हेडिंग मारिएगा वीटो संबंधी अधिकार। वीटो संबंधी वीटो संबंधी अधिकार। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। वीटो संबंधी अधिकार, वीटो, अगर हम वीटो की बात करें तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। इसका अर्थ रोकना होता है। देखिए आपको कानून यानी विधि, विधि का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। कानून यानी विधि HDMI छोड़ दिया, HDMI छोड़ दिया है। चलिए 1 मिनट इसको पढ़िए तो आप लोग, तब तक पढ़िए तो। पढ़िए पढ़िए, जितना पढ़ा है पढ़िए उसको। पढ़ लिए सब लोग। चलिए इतना बात क्लियर है ना? देखिए अब देखिएगा वीटो संबंधी अधिकार सुनाई दे रहा है ना? कहाँ चल गया ये लड़का?
ठीक हुआ जी? उधर वाला ठीक हुआ? उधर वाला ठीक हुआ? इधर गड़बड़ हो गया। नया बोर्ड लगा है ना, समझे? क्या हुआ? हाँ, क्या उधर ठीक हुआ जी? क्या कौन कैसा डिवाइस लगाते हैं जी, खराब हो जाता है? तो ऊपर वाला ठीक हुआ? ओ, कौन चीज लाते हैं? तो ई काहे गड़बड़ हुआ था? इसमें क्या हुआ है? काहे छोड़ दिया था? काहे एंड्रॉइड पे चला गया था? क्या लिख तो रहे ही थे, लिख रहे थे तब छोड़ा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अब। बीटो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। देखिए, कानून, अगर हम कानून की बात करें तो जो कानून का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। अब अगर हम लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा अगर किसी विधेयक को पारित कर देता है तो लोकसभा और राज्यसभा के विधेयक पारित करने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब किसी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है, तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति दे भी सकता है और अनुमति नहीं भी दे सकता है। अनुमति नहीं भी दे सकता है। अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति दे दिया तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति नहीं दिया तो वह कानून नहीं बनेगा। और अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति नहीं दिया तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है, यानी राष्ट्रपति ने रोक दिया है, विधेयक को कानून बनने से रोक दिया है। यानी जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अनुमति को रोक लेता है, तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है। अब वीटो की हम बात करें तो जो वीटो है, वीटो आपको 4 प्रकार का होता है। निलंबनकारी वीटो, आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो और एक पॉकेट वीटो और एक पॉकेट वीटो। तो वीटो 4 प्रकार के, निलंबनकारी वीटो, विशेषित वीटो, आत्यांतिक वीटो और पॉकेट वीटो। ये 4 वीटो में से भारत के राष्ट्रपति 3 वीटो का प्रयोग करते हैं और 1 वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं वो आपको विशेषित वीटो है। क्या है? विशेषित वीटो। इसके अलावे जो आत्यांतिक, पॉकेट और निलंबनकारी वीटो है, ये तीनों वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो अब क्या है आत्यांतिक वीटो, क्या है पॉकेट वीटो, क्या है निलंबनकारी वीटो, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले लिखिए, क्या हेडिंग मारे हैं?
वीटो संबंधी अधिकार लिखिएगा। वीटो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देता है तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया है। फुल स्टॉप। वीटो 4 प्रकार का होता है। वीटो 4 प्रकार का होता है। एक नंबर में निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो समझिएगा। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सीधा सा एक लाइन में, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, या फिर से इस बात को हम बोल रहे हैं, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मतलब राष्ट्रपति संसद को कह सकता है कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए, आप एक बार फिर से इस विधेयक पर विचार कीजिए। अगर राष्ट्रपति ऐसा करता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति
किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दिए गए हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित जब कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यह अधिकार राष्ट्रपति को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्राप्त है। इसलिए राष्ट्रपति कभी कताल क्या करता है, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। नीचे से लिखिएगा, डैश देकर, निलंबनकारी वीटो डैश देकर। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लौटा देता है। लौटा देता है। टेस्ट खत्म हो गया। लौटा देता है। तब यह माना जाता है कि निकलने दीजिए, इधर से भी निकलने दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे छोड़िए ना, क्या नाम है इसका, चंदन, छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए, इधर से निकलने दीजिए ना, काय डिस्टर्ब करते हैं, निकलने दीजिए विद्यार्थी। तब यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट देकर के लिखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। चलिए
अब हेडिंग मारिएगा आत्यांतिक बीटो। अब हेडिंग मारिएगा अगला आत्यांतिक बीटो। आत्यांतिक बीटो, आत्यांतिक बीटो। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लास थोड़ा टाइम के लिए शुरुआत में डिस्टर्ब रहा तो लोगों का कमेंट आ रहा था कुछ, तो एक लड़का बोल रहा था सर इतना दिन से क्लास काहे बंद था। तो इतना दिन से क्लास इस वजह से बंद था, पता नहीं अब वो लड़का होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। इतना दिन से क्लास इस वजह से बंद था कि जो है अग्निवीर वाला आंदोलन हुआ था, ठीक है। अग्निवीर वाला आंदोलन हुआ था पटना में और बहुत ज़्यादा आगजनी हुआ था, तो प्रशासन के तरफ से आदेश दिया गया था कि 26 तारीख तक कोचिंग बंद रखने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये कारण था जिस वजह से 26 तारीख तक बंद था। 27 तारीख से तो क्लास आपका शुरू ही हो गया था, 27 को क्लास शुरू हुआ। अब पता नहीं क्या हुआ था, बिट्टू सर का क्लास था उस रोज, क्या हुआ नहीं हुआ हमको खुद ही भी घाटा लगा है, समझे, खुद भी घाटा लगा है। मतलब कुछ तोड़ फोड़ दिए थे, वो CPU सबको तोड़ फोड़ दिए थे। वो क्लास में कुछ डिस्टर्ब हुआ था तो फिर CPU सब जो है तोड़ फोड़ दिए थे बिट्टू सर। उसके अगले दिन मेरा क्लास था तो उस रोज नया बोर्ड लगवाए थे तो बढ़िया से सेटिंग नहीं हो पाया था, इसी वजह से मंगलवार को क्लास नहीं हुआ। फिर बुधवार को सब चीज़ सेट फेट हो गया तो बुधवार को क्लास हो गया था, यानी कल आपका क्लास सही वे में चला था। लेकिन पता नहीं फिर आज जो है कोई छेड़छाड़ कर दिया था सिस्टम में, तो इसी वजह से जो है आपको जब क्लास लेने के लिए आए तो आवाज़ नहीं जा रहा था। आवाज़ यानी ये सब आवाज़ जो है आपको ज़्यादा कैच कर रहा था और हमारा आवाज़ जो है आपको नहीं सुनाई दे रहा था, ये चीज़ है और कोई वजह नहीं है। तो सब बात बता दिए क्लास क्यों कब कब बंद रहा, समझ गए। तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। बारिश का मौसम है, समझे, वर्षा होता है, कभी तार कट गया, कभी ये हो गया वो हो गया, बहुत तरह का चीज़ होता है, समझे। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, धैर्य रखिएगा तभी कुछ होता है, नहीं तो बिना धैर्य का कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है। तो आज जितना बात बताएं समझ में आ गया। देखिए राष्ट्रपति हमको लगता है 1 से 2 क्लास और चलेगा। राष्ट्रपति जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद होमवर्क सीरीज शुरुआत करेंगे, होमवर्क देना शुरू करेंगे, समझ गए। तो आज के लिए इतना बात समझ में आ गया ना, याद हो गया ना। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। और कल से जो है बिहार दरोगा बैच आ रहा है सुबह में 10 से 12। कल से बिहार दरोगा बैच आ रहा है सुबह में 10 से 12। कल मेरा ही क्लास है।